गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने इस यूनिट में 3 चैप्टर्स पढ़े। फर्स्ट चैप्टर था हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, सेकंड चैप्टर था हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो, एंड थर्ड चैप्टर था हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ। तो आज हम इन तीनों चैप्टर का एक रीकैप करेंगे, एक रिवीजन लेंगे इन तीनों चैप्टर्स की कि हमने इन 3 चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रिवीजन। सबसे फर्स्ट चैप्टर था हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था कि उसको कैसे कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, पूरी क्रॉप ग्रो कैसे होती हैं, क्या क्या कंडीशन चाहिए होती हैं। तो हम वो इसको एक पूरा प्रॉपर वे में रिवाइज करेंगे कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो क्रॉप्स हैं वो 2 टाइप की होती हैं। जो फर्स्ट टाइप की क्रॉप है उसको बोलते हैं रैबी क्रॉप्स। रैबी क्रॉप्स जो है वो विंटर सीजन में उगाई जाती है। कुछ एग्जाम्पल हैं इसके: वीट, ग्राम, मस्टर्ड। इनको कम पानी चाहिए होता है उगने के लिए। ठीक है, इनको वाटर की जो नीड है वो लेस होती है। जो हमारी सेकेंड टाइप की क्रॉप्स थी वो थी खारीफ क्रॉप्स। खारीफ क्रॉप्स जो है वो मानसून के सीज़न में उगाई जाती है। कुछ एग्जाम्पल हैं इनके: पैडी, मेज़ और ग्राउंडनट। देखो यहाँ पर सबकी पिक्चर्स भी बनी हुई हैं। ठीक है, इनको हम मानसून सीज़न में उगाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको उगने के लिए ज़्यादा पानी की नीड होती है, इनको मोर वाटर चाहिए होता है, इसलिए हम इनको मानसून के सीज़न में या रेनी सीज़न में ग्रो करते हैं। तो हमने देखा था बाद में कि 7 वेज होते हैं, 7 मतलब स्टेप्स होते हैं क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए। सबसे पहला है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल एंड सेकंड है सोइंग, थर्ड एडिशन ऑफ मैन्योर फर्टिलाइजर, फोर्थ इरिगेशन, 5 रिमूवल ऑफ वीड्स, 6 हार्वेस्टिंग, 7 स्टोरेज। जो प्रेपरेशन ऑफ सॉइल और सोइंग है वो क्रॉप्स को ग्रो करने से पहले किए जाते हैं। जब क्रॉप्स की ग्रोथ हो रही है उस टाइम पर हम स्टेप्स करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, इरिगेशन मतलब पानी देते हैं, और रिमूवल ऑफ वीड्स मतलब कि जो वहाँ पर अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको रिमूव करते हैं। ठीक है, और जब हमारी जो क्रॉप है वो प्रॉपरली ग्रो हो गई उसके बाद हम हार्वेस्टिंग करते हैं और फिर उसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, हार्वेस्टिंग मतलब क्रॉप को कट करना। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप था वो था प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो प्रेपरेशन ऑफ सॉइल में हमने एक टिलिंग एंड प्लोइंग ये प्रोसेस पढ़ा था। तो उस टिलिंग का पर्पस क्या होता है? ठीक है, कहते हैं कि सॉइल में अर्थवॉर्म्स होते हैं। ठीक है, और टिलिंग के बाद सॉइल हमें कुछ ऐसे दिखने लग जाती है। टर्निंग द सॉइल ब्रिंग्स इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू द टॉप लेयर्स सो दैट प्लांट्स कैन असेस इट। कहते हैं कि अगर हम सॉइल को टर्न कर लें, मतलब कि प्लेन कर दें, तो क्या होता है, जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं वो टॉप लेयर में आ जाते हैं सॉइल की, जिससे प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अर्थवॉर्म। कहते हैं इससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अर्थवॉर्म जो कि हमारी क्रॉप के लिए फ़ायदेमंद होती है उसकी ग्रोथ में भी हेल्प होती है। दिस हेल्प्स द फार्मर एज दे टर्न द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। कहते हैं कि ये फार्मर की हेल्प करती है क्योंकि ये सॉइल को टर्न कर देती है, मतलब लूजन कर देती है, और उसमें ह्यूमस भी ऐड हो जाता है। ह्यूमस मतलब मॉइस्चर ऐड हो जाता है। ह्यूमस मॉइस्चर को भी बोलते हैं, और जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है हमारे, जो मर चुके हैं एनिमल्स या प्लांट्स डेड हो चुके हैं, उनका जो मतलब कि उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उसको भी हम ह्यूमस बोलते हैं। अब सेकंड मेथड था हमारा सोइंग ऑफ सीड्स। तो वो 2 मेथड से किया जाता है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने ज़माने में जो यूज़ किए जाते थे, और मॉडर्न मेथड्स वो होंगे जो आज के टाइम में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे मेथड जिसमें हम सीड्स को हैंड से करते थे, हैंड से लगाते थे, उसको हम बोलते थे ट्रेडिशनल टूल्स है। देखो यहाँ पर ये जो हमारे पशु हैं, जो गाय हैं, बैल हैं, उनकी हेल्प से लगाए जा रहे हैं। और दूसरे में हमारे पास सीड ड्रिल जो है वो एक मशीन है
मतलब मशीन है, उसके हिसाब से हम उसकी हेल्प से हम सीड्स को ग्रो कर रहे हैं। बच्चों फिर हमने पढ़ा था मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में, ठीक है। मैन्योर जो है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, लेकिन फर्टिलाइजर्स को हम खुद बनाते हैं, वो मैन मेड है, ठीक है। मैन्योर फील्ड में बनाया जाता है, मतलब खेतों में बनाया जाता है, और फर्टिलाइजर्स को हम फैक्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं। मैन्योर हमारी सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है, ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजर्स कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते। इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल मतलब कि जिसको हम इजीली से खरीद सकते हैं, सस्ता है, ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजर जो है वो महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। मैन्योर के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन फर्टिलाइजर्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। इट इज़ लेस रिच इन न्यूट्रिएंट्स दैन फर्टिलाइजर्स, कहते हैं कि मैन्योर में न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। फिर हमने अगला स्टेप पढ़ा था इरिगेशन, ठीक है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। कहते हैं इरिगेशन क्या होता है, पानी देना, क्रॉप्स को पानी देना थोड़े थोड़े टाइम पे छोड़ के, ठीक है। इट बिगिंस वंस द सीड्स आर सोन एंड कंटिन्यूज टिल द क्रॉप इज ग्रोन एंड मैच्योर। कहते हैं कब ये स्टार्ट होता है, जब हम सीड को सो करते हैं, मतलब कि बीज को बोते हैं, और उसके बाद तब तक हम पानी देते रहते हैं जब तक क्रॉप की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो जाती। नेक्स्ट स्टेप था हमारा रिमूवल ऑफ वीड्स। रिमूवल ऑफ वीड जो है वो 5th स्टेप है हमारा क्रॉप कल्टीवेशन का। ये कब स्टार्ट होता है, जब क्रॉप की ग्रोथ हो रही होती है, और कब तक रहता है, जब तक हार्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं हो जाती। मतलब क्रॉप की ग्रोथ से लेके हार्वेस्टिंग तक हम वीड्स को रिमूव करते रहते हैं, ताकि हमारी जो फसल है, जो हमारी क्रॉप है, उसको कोई हार्म ना हो, उसको कोई नुकसान ना हो। उसके बाद आता है बच्चे सेपरेशन फ्रॉम हस्क। अब हमने हार्वेस्टिंग कर ली, उसको काट दिया, अब उसको जो उसके जो ग्रेन्स है, जो दाने हैं उसके, वो सेपरेट करते हैं। तो 2 मेथड है, एक होता है थ्रेशिंग, दूसरा है विनोइंग। तो थ्रेशिंग मतलब कि किसी मतलब कि उसको पकड़ के, हस्क को पकड़ के किसी हैवी चीज़ पर उसको मारना, ताकि उससे ग्रेन सेपरेट हो जाए। और विनोइंग क्या होता है हमारे पास, छाननी से उसको छानना, ताकि हमारे जो लाइटर हस्क पार्टिकल्स है उसको एयर ब्लो करके ले जाए और ग्रेन्स हमारे सेपरेट हो जाए हस्क से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाता है बच्चे स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अब हमें ग्रेन्स को स्टोर करना है, ठीक है। जब हमारी ग्रेन्स कट हो गए, हार्वेस्ट हो गए, ठीक है, हमने ग्रेन्स को भी सेपरेट कर लिया, तो अब हम उसको एकदम से बेच तो नहीं देते, हमें कहीं पर उसको स्टोर करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो जो ग्रेन्स है वो अलग अलग जगह पर स्टोर हो सकते हैं, कंटेनर्स में, जूट बैग में, और ये जो आपको यहाँ बॉक्सेस दिख रहे हैं ना बहुत बड़े बड़े, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिलोस। ये है हमारे सिलोस, ये हमारे कंटेनर्स हैं, और ये हमारा जूट बैग, जूट मतलब बोरी। अब बच्चों हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है, जो क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रंट एंड। लास्ट चैप्टर में हमने इतना ही पढ़ा था, उसको हमने रिवाइज कर लिया फर्स्ट चैप्टर को। अब हम सेकंड चैप्टर रिवाइज करेंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हम उनको माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं, ठीक है। ये पढ़ा था हमने थोड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इंट्रोडक्शन में। हम आगे पढ़ते हैं, और क्या पढ़ा था, कहते हैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। अ बैक्टीरिया कोल्ड लैक्टोबैसिलस हेल्प्स अस मेक कर्ड। कहते हैं बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस जो कर्ड बनाने में, दही बनाने में हमारी हेल्प करता है। यीस्ट विच इज़ अ फंगस इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेनी बेक्ड गुड्स लाइक ब्रेड। कहते हैं यीस्ट जो है वो फंगस है, और वो ब्रेड्स बनाने में या केक बनाने में यूज़फुल होता है। इडली, डोसा, भटूरास, ये सब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनते हैं। वाइन होगी, और जो दूसरे अल्कोहल्स हैं, चीज़ हैं, विनेगर, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही बनते हैं। वैक्सीन्स आर मेडिसिन्स मेड विद वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कमज़ोर हैं, उनकी हेल्प से हम वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं।
एंटीबायोटिक्स जो है आर मेडिसिन दैट वी टेक टू ट्रीट सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन हैं जो बैक्टीरिया की इन्फेक्शन से, जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहा है हमारी बॉडी में, उससे सेव करने के लिए हम खाते हैं। लेग्यूम्स जो प्लांट है उसकी रूट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। वो मतलब कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है, उसको बोलते हैं राइजोबियम या ब्लू ग्रीन एल्गी। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने अंदर नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ हो सके। द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट मेनली बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कहते हैं कि बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो डिकम्पोजिशन करने में भी हेल्प करते हैं। मतलब कि जो अगर हमने कहीं पर वेस्ट फेंक दिया तो उसको पीसीज में तोड़ने में, उसको डिकम्पोज करने में, ताकि वो ईजिली से सॉइल में मिक्स हो जाए, तो इसमें भी हमारे बैक्टीरिया और फंजाई हेल्प करते हैं। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने यूजफुल पढ़ा कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। अब क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नुकसान होते हैं हम वो पढ़ेंगे। ट्यूबरक्लोसिस एंड मीजल्स। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होती है और मीजल्स जो है वो डिसीज़ वायरस से होती है। ठीक है, ये ईजिली एयर के थ्रू स्प्रेड हो सकती है। तो बैक्टीरिया और वायरस क्या है, हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उनकी वजह से डिसीजेज कोज होती है। कोलेरा एंड टाइफाइड ये भी डिसीजेज हैं जो बैक्टीरिया के कारण होती हैं। डिसीजेज सच एज चिकन पॉक्स स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। या तो जैसे चिकन पॉक्स हो गया, ये कैसे स्प्रेड होती है, अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन से कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। When contaminated food is consumed, अगर मतलब कि ख़राब खाना हम खा लें तो उससे हमें फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। बच्चों नेक्स्ट है डिसीजेज कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं। तो प्लांट डिसीज़ है सिट्रस कैंकर, वो होती है बैक्टीरिया के कारण और कैसे फैलती है, एयर में। ठीक है, दूसरी डिसीज़ है रस्ट ऑफ व्हीट, दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मतलब फंजाई के कारण होती है और एयर और सीड्स की हेल्प से ये फैलती है। देन डिसीज़ है हमारे पास येलो मोसैक ऑफ ओकरा। ओकरा होती है हमारे पास भिंडी। ठीक है, भिंडी येलो कलर की हो जाती है, ये भी वायरस के कारण होती है और कैसे फैलती है, इंसेक्ट के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास आता है फूड प्रिजर्वेशन। अब हमें पता है कि अगर फूड कंटेमिनेटेड होगा तो क्या होगा, हमारे पास इन्फेक्शन बढ़ जाएंगी, हम बीमार हो जाएंगे। तो अब हमें अपने फूड को प्रिजर्व करके रखना है, मतलब बचा के रखना है। तो सबसे फर्स्ट मेथड क्या है, रो मैंगोज आर ड्राइड विद सोल्ट, दिस प्रिवेंट्स द मैंगोज फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। कहते हैं जो कच्चे आम हैं उनको नमक में सुखा देना चाहिए, मतलब कि उनके ऊपर नमक लगा के हमें सुखा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो आम है हमारे वो ख़राब नहीं होते। सेकंड मेथड क्या है, जैम बनाना। ठीक है, मैंगोज आर कुक्ड विद अ लॉट ऑफ शुगर, शुगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज। कहते हैं कि मैंगोज को कुक करना चाहिए, पकाना चाहिए काफ़ी ज़्यादा चीनी के साथ, और शुगर क्या करती है, वो स्पॉइलेज को मतलब कि ख़राब होने को प्रिवेंट करती है। ठीक है, उसको आम को ख़राब नहीं होने देती। थर्ड मेथड है पिकल। ठीक है, अचार डाल देना, सोल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, विनेगर, ये सारी चीज़ें हम अचार बनाते टाइम ऐड करते हैं। ये सभी स्पॉइलेज को मतलब कि ख़राब होने के, अचार को ख़राब होने को प्रिवेंट करते हैं। फोर्थ मेथड कौन सा है, टेम्परेचर ट्रीटमेंट्स, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाना या कम करना। तो मिल्क को हम बॉयल करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा मिल्क ख़राब ना हो। कुछ फूड आइटम्स को हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि उनको बचा सकें। फिफ्थ मेथड है हमारे पास पैकेजिंग, पैकेज मतलब पैकेट्स में रखना चीज़ों को। कुछ फूड्स जो हैं वो हम पैक करके रखते हैं एयर टाइट बैग्स में या कंटेनर्स में, ताकि हम उनको बचा सकें, जैसे चिप्स के पैकेट हो गए या कुछ और हमारा फूड आइटम। अब ये तो हमने रिवाइज कर लिया अपने 2 चैप्टर्स। अब हमारा थर्ड चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स।
तो सबसे पहले हमने पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन के बारे में। तो डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या रिजल्ट होते हैं, हमने तीनों पर रिजल्ट पढ़े थे कि एयर पर क्या इफेक्ट होता है उसका, सॉइल पर क्या इफेक्ट होता है और वाइल्ड लाइफ पर क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एयर पर डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट होता है। लेसर ट्रीज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर डिफॉरेस्टेशन होगी तो ट्रीज कम बच जाएंगे, जिससे तो वो कम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। ऑक्सीजन भी कम प्रोड्यूस करेंगे, ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एयर में इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। जिससे क्या होगी, टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज़ हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है। लेसर ट्रांसपिरेशन, लेसर रेनफॉल। अब अगर प्लांट्स ही कम है तो वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कम करेंगे, मतलब कि वाटर को रिलीज़ कम करेंगे तो बारिश भी कम होगी, ठीक है। सेकंड है हमारा अफेक्ट सॉइल पर। नो रूट्स टू होल्ड सॉइल टुगेदर लीड्स टू फ्लड। कहते हैं कि कोई रूट ही नहीं बचेगी ताकि वो मिट्टी को जकड़ सके, इकट्ठा रख सके, तो मिट्टी जो है पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी और वहाँ पर फ्लड आ जाएगा। सॉइल जो है वो पानी से वॉश होके बह जाएगी, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जिस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स थे वो पानी के साथ बह जाएगी और जो नीचे सॉइल रह जाएगी उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे और हम अपने प्लांट को ग्रो नहीं करवा पाएंगे। तो वहाँ पर वो जो जगह है वो डेजर्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जिस यहाँ पर कुछ भी ग्रो नहीं हो पाएगा। अफेक्ट्स द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, हैंस द वाटर टेबल इज रिड्यूस। कहते हैं कि ये क्या करता है कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को कम करता है, जिससे वाटर का लेवल जो सॉइल में वो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब वाइल्ड लाइफ पर कैसे इफेक्ट करती है। प्लांट्स और एनिमल्स जो जंगलों में रहते हैं उनका घर उनसे छीन लिया जाता है, क्योंकि अगर जंगल ही कट हो जाएंगे तो उनके लिए रहने की जगह भी नहीं बचेगी। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑन रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट और एंडेंजर। अगर हमें हमारे घर से ही कोई निकाल दे तो हमारा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर प्लांट्स और एनिमल्स को उनके घर से, मतलब उनके फॉरेस्ट से कोई वहाँ से बाहर निकाल दे तो उनका रहना भी मुश्किल हो जाएगा और वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है, बहुत बड़ा एरिया होता है लैंड का, जिसमें बहुत सारे नेशनल पार्क्स आते हैं और सेंचुरीज आते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं। दे कंजर्व डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कहते हैं ये अलग अलग टाइप की बायोडाइवर्सिटी को बचा कर रखती है, जैसे टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पर चीज़ें रहती है, मैरीन जो पानी में रहती है, और कोस्टल वो होते हैं जो कभी ज़मीन में भी रहते हैं और जो पानी में भी रहते हैं। दे प्रोटेक्ट नॉट जस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स बट ऑल्सो द कल्चर एंड द ह्यूमन कम्युनिटीज़ दैट आर नेटिव टू द एरिया। कहते हैं कि ये सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को ही प्रोटेक्ट नहीं करते, लेकिन ये कल्चर को, वहाँ के कल्चर को, और जो ह्यूमन की कम्युनिटीज़ वहाँ आसपास रहती है उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। फिर हमने पढ़ा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वो एरिया हैं जहाँ वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और उनको बचा कर रखा जाता है। अनलाइक जूस, एनिमल्स लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहते हैं जैसे जूस में हम उनको मतलब कि बांध के रखते हैं ना, तो वैसे ही हम नेचुरल हैबिटेट में, मतलब कि जो उनकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनको वैसे ही रखा जाता है जैसे वो अपने घर में रहते हैं, उनको कैद करके नहीं रखा जाता। हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ एनिमल्स एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज इज़ नॉट अलाउड इन दीज एरियाज। हंटिंग मतलब मारना और पोचिंग मतलब उनको पकड़ के लेके जाना, ठीक है, ये सभी चीज़ें अलाउड नहीं होती वहाँ पर, और हम किसी न्यू स्पीसीज़ को एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। कोई और चीज़ वहाँ पर लेके, कोई और तरह का एनिमल या कोई और तरह का बर्ड जो वहाँ पर नहीं पाया जाता वो हम वहाँ लेकर नहीं जा सकते। देन आते हैं हमारे पास नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स जो है प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पर सभी फ्लोरा और फ्लोना को कंजर्व किया जाता है, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट। प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज को हम उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करके रखते हैं। नो कटिंग, कट भी नहीं कर सकते हम वहाँ से, कुछ ग्रेजिंग भी नहीं कर सकते, मतलब चरना भी नहीं, हंटिंग भी अलाउड वहाँ नहीं होती।
दीज एरियाज आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, ताकि ह्यूमन उसको ख़राब ना करे, वहाँ कोई पोल्यूशन ना हो और वहाँ कोई इंडस्ट्री के वजह से कोई नुकसान ना हो। तो इन चीज़ों से नेशनल पार्क को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो बच्चों ये सब था जो हमने इस यूनिट में पढ़ा था। हमने इन 3 चैप्टर में पढ़ा था। कौन कौन से चैप्टर थे हमारे पास? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फू, एंड थर्ड कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो इन 3 चैप्टर्स को हमने रिवाइज कर लिया कि हमने अपनी यूनिट में क्या क्या पढ़ा। थैंक यू बच्चों।